डॉलर के मुकाबले में बड़ी कमजोरी। आइए एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स के दो खास मेहमान हमारे साथ तैयार करते हैं, बिगुल के साथ उनका स्वागत। स्वागत है आप सबका, चोपड़ा साहब और राजेश पालिया साहब, आप दोनों का स्वागत। गुड मॉर्निंग। चोपड़ा साहब, करिए शुरुआत अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ, बताएं सर। नमस्कार अनिल जी, आज थोड़ा कठिन दिन है कॉल्स देने के लिए, मगर जैसा मैं पिछले एक साल से बोलता आया हूं कि मैं कमोडिटीज को प्रेफर कर रहा हूं, और क्योंकि ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था, वॉर का तो नहीं मालूम था बट कमोडिटीज में तेजी रहेगी ये लग ही रहा था। और आपने देखा कि हिंडाल्को के टारगेट भी आए अनिल जी, और मैं इंतजार कर रहा हूं आप अपना वादा पूरा करें। तो आज भी मेरे जो कॉल्स हैं प्राइमरली दो स्टॉक्स जो हैं वो मेटल क्षेत्र से हैं। तो मेरा जो लॉन्ग टर्म पिक है वो है EID पैरी, करीब करीब 399-400 के स्तर पे चल रहा है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से क्रूड में आग लगी है तो एथेनॉल ब्लेंडिंग की और फ्लेक्सी फ्यूल के ऊपर बहुत तेजी से काम होगा, और ये कहीं ना कहीं सरकार की मजबूरी बन जाएगी कि इसको लॉन्च किया जाए। और जब भी ऐसा कुछ होगा तो चीनी की जो कंपनीज हैं जो एथेनॉल प्रोड्यूस करती हैं, तो उनमें एक बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, और ये तेजी मुझे लगता है बरकरार रहेगी कुछ समय तक। चीनी एक कमोडिटी भी है। दूसरा, ब्राजील में कुछ जो फसल खराब हुई है उसका भी बेनिफिट पहुंचेगा, और इंटरनेशनल शुगर भी बहुत तेजी से तेज हो रही है। तो मुझे लगता है शुगर कंपनियां प्राइमरली अच्छा करेंगी आने वाले 6 महीने से 1 साल तक। तो EID जो 400 के लगभग अभी चल रहा है, मैं इसका लक्ष्य 470-480 का देना चाहता हूं। और मेरा ये मानना है कि चीनी कंपनियों को बहुत अच्छा फायदा पहुंचेगा। हालांकि बाजार खराब है और आने वाले समय भी खराब रहेंगे। अगर मैं 1 मिनट और लूंगा, मैं डेटा थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूं कि जब भी क्रूड में $10 की तेजी होती है तो करीब करीब 49 बिप्स यानी 49 बिप्स का इन्फ्लेशन पे फर्क आता है। तो लगभग अभी हाल फिलहाल में $40-50 की तेजी बन गई है, और इसके चलते मुझे लगता है 2-2.25% का इन्फ्लेशन में फर्क आ जाएगा। दूसरी चीज कि जब भी ऐसा होता है तो करीब 43 बिप्स का GDP में कमी आती है, और अगर इसी अनुपात से चले तो लगभग 1.5% की GDP में ग्रोथ रेट में कमी आ सकती है। हमारा पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे जो है वो डॉलर को एज्यूम किया गया है कि 70 से 75 तक डॉलर रहेगा, तो पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे उस पर बनाया गया है। तो और क्रूड ऑयल की भी इतनी तेजी नहीं देखी गई थी जब इकोनॉमिक सर्वे बनाया जा रहा था। तो एक बड़ी दिक्कत वाली सिचुएशन रहेगी सरकार के लिए कि इसको मैनेज कैसे किया जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट को कैसे मैनेज किया जाएगा, निश्चित रूप से समस्या है। तो मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि कमोडिटीज के साथ रहें, क्योंकि कमोडिटीज में आपका पैसा खराब होने के चांस बहुत 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 कम है, और हमने देखा किस तरीके से मेटल्स में तेजी हुई। तो ये बहुत कॉशियस रहने का समय है अनिल जी, और बेकार में इधर उधर मुझे नहीं लगता कि एक्सपेरिमेंट करने का टाइम है। बेटर है कि कमोडिटीज के साथ रहें। ये है आपके लिए EID पैरी में खरीदारी करने की राय। आइए राजेश पालिया साहब भी हमारे साथ हैं। पालिया साहब, बताएं सर आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, मार्केट में बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल है, और जिस तरीके से पैनिक हम डे बाय डे देख रहे हैं, लेकिन उसमें भी जो स्टैंड आउट कर रहा है सेक्टर वो शुगर सेक्टर है। चोपड़ा जी ने भी अभी शुगर सेक्टर पे ही फोकस किया है, और मेरा भी स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म पिक के हिसाब से वो शुगर सेक्टर से, और उसमें मुझे द्वारिकेश शुगर यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक का अगर हम मंथली सेटअप देखें तो स्टॉक में जो ब्रेकआउट हुए थे लॉन्ग टर्म चार्ट पे वो इंटैक्ट है, और अगर देखें तो स्टॉक जो मार्केट में गिरावट है उसके बावजूद भी अपने 20 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो जिस तरीके से लॉन्ग टर्म चार्ट में स्ट्रेंथ बना हुआ है, हमें लगता है ये सेक्टर यहां से आगे आने वाले दिनों में अच्छा कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। ये जो मोमेंटम हमने देखा है पिछले महीनों में, तो शुगर सेक्टर पे हम यहाँ पे बुलिश है, और उसमें द्वारिकेश शुगर में हमें लगता है जो टारगेट आना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से आना चाहिए 140 से 150 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। हालांकि वॉलेटिलिटी काफी है मार्केट में, तो अगर कोई डिप में ये स्टॉक लोअर साइड पे 94 से लेके 88 ये रेंज में मिलता है तो बाय एंड एक्यूमुलेट करें। स्टॉप लॉस रखे करीब 75 और अपसाइड के टारगेट 140-150 तक आते हुए दिखना चाहिए लॉन्ग टर्म बेसिस पे। ओहो, यानी कि यहां से बड़ी अपसाइड बन सकती है। शुगर कंपनियों पर सब बुलिश है। चोपड़ा साहब ने भी कहा EID पैरी खरीदिए, और पालिया साहब ने भी कहा द्वारिकेश खरीदिए। दोनों ही लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हैं शुगर स्टॉक पर। आइए, बुलिश है काफी लोग उन शेयरों पर जो ऑयल एंड गैस से जुड़े हुए हैं, खासतौर से कच्चे तेल से, क्योंकि इन स्टॉक्स में आ रहा है जबरदस्त एक्शन। तो कच्चे तेल के दाम बढ़ने से
कुछ कंपनियों को फायदा है, कुछ कंपनियों को नुकसान है। कुशल हमारे साथ तैयार है पूरी रिसर्च लेकर। कुशल, पहले कौन सा बताएंगे, फायदा वाला या नुकसान वाला? सर नुकसान तो हर जगह ही हो रहा है, सोचो फायदा बता दो। वेरी गुड, व्हाट पॉजिटिव थॉट, वेरी गुड, बताइए। तो पॉजिटिव में से सबसे पहले ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, इन सब शेयरों पर आपको नजर रखनी है। आप देखिए आज भी ओएनजीसी ऑलमोस्ट 4% की तेजी दिखा रहा है, जबकि बाजार जो है जिस तरह से भारी गिरावट की चपेट में है, कहीं ना कहीं इससे पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो इसलिए भी होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि $1 अगर क्रूड बढ़ता है तो इनके ये जो ऑयल प्रोड्यूसर्स है इनकी ईपीएस में 3% का बदलाव हमें आता हुआ नजर आता है। और आंकड़े के लिहाज से आप देखिए तो $1 गैस अगर महंगी होती है तो ओएनजीसी को करीब करीब 4,000 करोड़ रुपए का फायदा होता है। तो अपने आप में काफी बड़े आंकड़े जो है दोनों ही कच्चे तेल में या फिर आप नेचुरल गैस की कीमतों में उछाल जिस तरह का देख रहे हैं, उससे पूरा का पूरा पॉजिटिव इंपैक्ट वो आपको ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनियां हैं उन पर आता हुआ नजर आता है। साथ ही ऑयल इंडिया को भी अगर आप देखें तो $1 गैस अगर महंगी होती है तो 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का यहां पर भी इनको फायदा होता हुआ नजर आता है। यही नहीं, अगर आप ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी की तरफ भी ध्यान दें तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से यहां पर प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं ग्लोबल स्तरों पर, तो जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियां हैं जो इन घरेलू कंपनियों के लिए ऑयल एक्सप्लोरेशन करती हैं, चाहे आप सिलान एक्सप्लोरेशन लीजिए, एचओईसी या फिर जिंदल ड्रिलिंग, इनके लिए काफी बड़ा जो है आगे के लिए ऑर्डर बुक क्रिएट होता हुआ नजर आता है और इसी वजह से इनको भी काफी बड़ा फायदा होता हुआ दिखेगा। ऑर्डर में डेफिनेटली बढ़त जो है आपको यूनाइटेड ड्रिलिंग्स में भी आती हुई नजर आएगी। साथ ही मैनेजमेंट से भी हमने न्यूज पर व्यूज में बात की थी तो उन्होंने भी ये कहा था कि उनकी जो 270 करोड़ रुपए की अभी भी बिड जो है जारी है और लगातार इनको ग्लोबल ऑर्डर्स भी मिलते हुए नजर आए हैं। साथ ही एशियन एनर्जी और जो ड्रिलिंग पाइप्स बनाने वाली कंपनी है महाराष्ट्र सीमलेस, इनके लिए भी काफी पॉजिटिव इंपैक्ट जो है आगे आता हुआ नजर आ सकता है। अब चलते हैं नेगेटिव साइड की तरफ। तो क्रूड में जिस तरह का उबाल आया है उसमें आप देखिए नेगेटिव इंपैक्ट में सबसे पहले तो है पेंट कंपनियां, क्योंकि इनकी ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो 40 से 60% तक ये क्रूड डेरिवेटिव्स इनकी ओवरऑल कुल खर्च का हिस्सा बनता है। तो जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा कॉस्ट कंपोनेंट अगर हो तो सभी जो भी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, चाहे एशियन पेंट्स हो, बर्जर पेंट्स हो, उन पर इंपैक्ट आएगा। आज आप देखिए इंडिगो पेंट्स ऑलमोस्ट 8% की गिरावट दर्ज करता हुआ दिख रहा है। टायर कंपनियां अपोलो टायर्स या अन्य जो भी टायर कंपनियां हैं वो भी 3 से 4% की गिरावट दिखा रहे हैं, क्योंकि इनका भी कॉस्ट कंपोनेंट जो है क्रूड और क्रूड डेरिवेटिव का करीबन 50% है। यही नहीं, एविएशन सेक्टर्स में भी जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है या ये भी इनका टोटल कॉस्ट कंपोनेंट का 40% कंप्राइज करता है, जिस वजह से आप देखिए इंटरग्लोब एविएशन में भी ऑलमोस्ट 6 से 7% तक की गिरावट है। सीमेंट सेक्टर के लिए जो पेट कोक है वहां पर दबाव रहेगा। साथ ही लॉजिस्टिक्स तो आप देखिए लगातार महंगा हो सकता है और मोर इंपॉर्टेंटली आगे चलकर जो फूड इन्फ्लेशन है वहां पर भी बड़ी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये सारे तेजी वाले हैं, तेजी मतलब नेगेटिव वाले। हाँ बराबर। तो लॉजिस्टिक्स, केमिकल, स्टील, सीमेंट, जिनको भाई कच्चे तेल से सीधा सीधा फर्क पड़ता ही है, ऑयल एंड गैस कंपनियों के लिए थोड़ा ठीक है, बस उनके लिए ठीक है। ओके, तो ये है वो सारे के सारे सेक्टर्स जिन पर असर पड़ेगा आपके लिए। कुछ और इस पर डिटेल रिसर्च आने की तैयारी में है, लेकिन उससे पहले एक बार जरा करेंसी मार्केट का भी जायजा लिया जाए। करेंसी मार्केट में भी आज हाहाकार मचा हुआ है। 1% नीचे खुलता हुआ रुपया डॉलर के मुकाबले में अब तक के सबसे निचले स्तरों पर पहुंचता हुआ 77 के भी नीचे आता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के, फॉरेन करेंसीज के जाने माने एक्सपर्ट, इंडिया फॉरेक्स एडवाइजर्स के फाउंडर और सीईओ अभिषेक गोयनका साहब। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, बड़ी तेज गिरावट आज रुपए में देखने को मिल रही है, लाइफ टाइम लो है ना ये सर? हाँ जी। अच्छा, वजह कोई खास? वजह तो मेन ये जो टेंशन चल रहे हैं और साथ साथ ऑयल प्राइस का महत्व इंडिया में काफी रहता है। तो जो ऑयल जो बढ़ गया है 130 के ऊपर में, तो हाथों हाथ वो करंट अकाउंट डेफिसिट की कैलकुलेशन लगने लगी है और इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस भी अपर एंड पे 6% के आसपास मार्केट में डिस्कशन हो रहा है। तो उस कारण से रुपया में मंदी आ रहा है कि आरबीआई को शायद अपना स्टैंड चेंज करना पड़े। तो या तो वो कोई ना कोई रकम से लिक्विडिटी मार्केट से कम करेगी इस पर्टिकुलर फॉल को रोकने के लिए। कल एक स्वैप भी है $5 बिलियन का, उसमें से भी रुपए को थोड़ी राहत मिलनी चाहिए। बट जब तक ये ऑयल ऊपर रहता है और ये टेंशन एस्केलेटेड रहते हैं, तब तक जो मार्केट में जो पोजीशन है, इस समय मार्केट में सेलर कोई नहीं है। तो मेरे ख्याल से आईटी कंपनीज के अलावा सभी इस समय या तो डॉलर बेचने को रुके हुए हैं या डॉलर खरीद रहे हैं इस समय मार्केट में। तो उस कारण से ये प्रेशर है। चारों तरफ जो नॉन डिलीवरेबल मार्केट है उसी समय सबसे ज्यादा एक्शन होती है। तो मेरे ख्याल से आरबीआई का रुख देखना होगा
कि वो 2-3 दिन में Right. क्या करे, बट ये आरबीआई ज्यादा हम समझते हैं इनके पास काफी एम्युनिशन रहती है, या तो VRRR कर सकते हैं, या स्वैप विंडो में स्वैप बढ़ा सकते हैं, या मनी मार्केट रेट्स थोड़े ऊपर ले जा सकते हैं। ये सब कुछ ही कोई भी औजार से रुपए को कंट्रोल करने की कोशिश करें। लेकिन सर गोयनका साहब, लाइफ टाइम हाई पर है हमारा फॉरेक्स रिजर्व, बराबर है, इतने सारे डॉलर पड़े कब काम आएंगे? आरबीआई बेच नहीं रहा? आरबीआई बेच रही है, लास्ट 4 हर वक्त आरबीआई बेच रही है, बट ऑब्वियसली आगे भी बेचेगी, क्योंकि बेचने से इनको 2 फायदा होता है। एक तो रुपया कंट्रोल में आता है, और दूसरा रुपये जो लिक्विडिटी है सिस्टम से वो भी बाहर निकलती है, जो उनका ऑब्जेक्टिव है। ओके, $2 अच्छा, बिलियन बेच देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर ज्यादा बेचे ना सर, जिससे फर्क पड़े भाई। अब अच्छा, एक चीज आप जो कह रहे थे कि भाई जब महंगाई बढ़ रही है, अब महंगाई बढ़ने के बाद ब्याज दरें बढ़ने का खतरा फिर बढ़ जाएगा, करेक्ट? तो अगर ब्याज दरें बढ़ाएंगे तो रुपया और कमजोर होगा। अभी तक तो यही ट्रेंड है, राइट? लिक्विडिटी तो निकालते हैं, तो क्या होता है कि एक बार अगर फॉरवर्ड प्रीमियम से बढ़े तो लोग एक जी की आवाज हम पर बराबर पहुंच नहीं पा रही है, हम सुन नहीं पा रहे हैं। चलिए तो देखते हैं, थोड़ा सा देर में हम फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आइए, तब तक अभी भी प्राइसेस रिफ्रेश हो नहीं रहे इंडेक्स में, देखते हैं थोड़ी देर में क्या कुछ होता है, क्या कुछ हमने स्क्रीनशॉट भेजे हैं सर, मैं वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आप प्लीज इसे ज्यादा और सीरियसली ना लें। कुछ लोग अपनी ट्रेडिंग टर्मिनल से, ब्रोकर्स की तरफ से स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं, अलग अलग लेवल सबके निकल कर आ रहे हैं सर। तो अभी किस पर विश्वास करना है, किस पर नहीं करना है, जो हमारा प्रोसेस है, जो हमें एनएससी से रेट्स मिलते हैं वो अपडेट नहीं हो रहे हैं। तो जो लास्ट अपडेट हमारे पास है वो 15,785 का है, वही है। अभी जब फाइनल अपडेट आएगा तो आपके सामने रखेंगे। काफी लोग स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं सर, अलग अलग लेवल्स के निफ्टी लेवल पर, बिल्कुल ठीक रिकवरी की भी बात कर रहे हैं। हालांकि इस समय फ्यूचर्स अगर आप देख लें, सेंसेक्स के लेवल्स देख लें, तो कुछ वो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे सर। आइए तो थोड़े कुछ और कॉल्स आपके लिए आने की तैयारी में। कुणाल जी, राकेश जी तैयार हैं कॉल्स देने के लिए, हमारे एक्सपर्ट तैयार हैं। छोटा सा ब्रेक है, जल्दी लौटेंगे। ओके, तो इस वक्त इंडेक्स की तो बात करना कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी फिलहाल अपडेट नहीं हो रहे। सेंसेक्स जरूर 1600 पॉइंट इस वक्त नीचे है, यहाँ पर कमजोरी का माहौल है ही। और सेंसेक्स का एक बार डीप लेवल बता दिया जाए कि क्या सेंसेक्स डे लो पर ट्रेड कर रहा है, तो उससे एक अंदाजा तो लग जाएगा हमें कि हाल कैसा है। सेंसेक्स का लो है 15,774, सॉरी 15,000 तो निफ्टी का 52,590, और वहां से लगभग 60-70 पॉइंट ऊपर है, तो यानी कि नीचे ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है जी। तो लोअर लेवल के आसपास ही है बाजार इस वक्त, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। आइए बढ़ते आगे, और कुछ और स्टॉक्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आने को है तैयार। चोपड़ा साहब बताएं, आपकी पोजिशनल पिक EID पेरी आपने लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर बताया, पोजिशनल पिक कौन सी है आपकी? सर मेरा पोजिशनल पिक रहेगा हिंदुस्तान जिंक। हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल जिंक प्राइसेस भी काफी तेजी दिखा रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये तेजी बरकरार रहेगी आने वाले समय में मेटल्स में। तो हिंदुस्तान जिंक जो करीब करीब 326 पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो इसको मैं 360 के लक्ष्य के लिए रिकमेंड करना चाहता हूं। और एक और चीज कहना चाहता हूं, अनिल अग्रवाल समूह की कंपनी है, इसका डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छा है, 9 से 10% का डिविडेंड यील्ड भी आ जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति इसको लंबी अवधि तक लेके भी रखता है तो डिविडेंड यील्ड के लिए भी इसमें बहुत अच्छा मुनाफा है। प्लस मुझे लगता है जो मेटल्स की तेजी है उसका भी फायदा इसको पहुंचेगा। तो हिंदुस्तान जिंक को खरीदिए 360-370 के लक्ष्य के लिए। तो हिंदुस्तान जिंक 360 रुपए तक के टारगेट के लिए करेक्ट खरीदारी, आप ये राय है आपके लिए चोपड़ा साहब की तरफ से। आइए पालिया साहब से भी पूछ लिया जाए, उनकी पोजीशन पिक बताएं सर। अनिल जी, पोजिशनल पिक रहेगी साइंट लिमिटेड। साइंट लिमिटेड में अगर हम सेटअप देखें तो लॉन्ग टर्म सेटअप तो इसके पॉजिटिव है। पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ हफ्तों में जरूर एक करेक्शन के दौर से स्टॉक गुजरते हुए दिख रहा था, लेकिन अगर हम देखें तो लास्ट 2-3 वीक से स्टॉक में लोअर साइड पे एक अच्छा बेस फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक डाउन स्लोपिंग चैनल जो वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो उसमें ट्रेवल कर रहा था, लोअर बैंड से इसने सपोर्ट लेकर अब जो रिवर्सल दिया है, हमें लगता है ये पोजिशनल बेसिस पे स्टॉक यहाँ से अच्छा करते हुए दिख सकता है। तो वोलेटिलिटी के चलते डिप्स में एक्यूमुलेट करें, और यहाँ पे अभी 897 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 897 से लेके 870 ये बाइंग रेंज रहेगी। लोअर साइड पे इसमें स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 840 के आसपास। अपसाइड में हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक के ओवरऑल सेटअप बने हैं, ये स्टॉक पोजिशनल बेसिस पे 970 से लेके 1000 तक की अपसाइड भी यहां से कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है।
तो साइंट लिमिटेड बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, साइंट है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय है आपके लिए। पालिया साहब की तरफ से 840 का आपका लगाना है टारगेट, स्टॉप लॉस और टारगेट के 970 1000 के। आइए जैन साहब है तैयार अपनी 10 की कमाई की पिक के साथ। जैन साहब बताएं सर, आपने कौन सा शेयर आज पसंद किया है? बिल्कुल, सास्केन टेक्नोलॉजीज आईटी फ्लेवर में, और आज सारे आईटी स्टॉक्स ही बढ़िया चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि सास्केन टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बहुत बड़ा करेक्शन ऑलरेडी दे चुका है, नीचे के लेवल्स तक काफी आया हुआ, और मुझे लगता है कि आप वापस से बाउंस बैक कर रहा है। हालांकि स्टॉक में मैं थोड़े ऊपर के लेवल्स पे रेकमेंड करके देखा हूं और गलत भी पड़ा हूं, नीचे आया, बट अब लगता है कि इन स्टॉक को लेना चाहिए। और मेरे हिसाब से आराम से जो आने वाले दिनों में जो टारगेट्स है ये 1000 रुपए प्लस के दिखाएगा। और आज भी ऐसे खराब मार्केट में भी ये स्टॉक ग्रीन में है, सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो मेरे हिसाब से 1050 का टारगेट के लिए स्टॉक को ले, वैल्यूएशंस के लिहाज से, करेक्शन के लिहाज से, भाव के लिहाज से और रिजल्ट्स वगैरह सब इंटैक्ट है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक को लेना चाहिए। और ये सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाली कंपनियों को R&D सर्विसेज मुहैया करवाती है, और 5G, AIML मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, IoT, इन सब में काफी काम कर रही है कंपनी। तो मुझे लगता है इट कैन बी अ गुड बेट एट दीज लेवल्स। ओके, तो ये है आपके लिए सास्केन टेक्नोलॉजी, ये स्टॉक है जो पसंद है। टेक्नोलॉजी शेयरों पर पूरा भरोसा है। एस फॉर सास्केन, एस फॉर सैक्सॉफ्ट, ये आज सुबह जैन साहब ने सैक्सॉफ्ट भी खरीदने के लिए राय दी थी जैन साहब के जेम्स में, और अब यहां पर 1000 और 1050 के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। आइए हिमांशु जी से जान लिया जाए उनकी 10 की कमाई का स्टॉक। हिमांशु जी बताइए सर। हिमांशु जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? ओके ओके, जय ठक्कर भी तैयार है 10 की कमाई के स्टॉक के साथ। जय बताइए आपका 10 की कमाई का शेयर। बिल्कुल अनिल जी यूटीआई एएमसी ये खरीदने की सलाह है जी। 858 के आसपास अनिल जी ये ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदना चाहिए। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस डाउनसाइड में जो इसमें लगाना है वो रहेगा 795 का। सो 858 के आसपास खरीदे, 795 के स्टॉप लॉस के साथ यूटीआई एएमसी। अनिल जी इसमें एक अच्छी टेक्निकल पैटर्न फॉर्म हुई है और एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फॉर्म हुआ है यूटीआई एएमसी में। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर में जो इसके टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं वो है 960 पहला टारगेट लगा, 1004 ये दूसरा टारगेट लगा। सो 960, 1004 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदें। और इंडिकेटर्स में जी अच्छा खासा इसमें पॉजिटिव क्रॉसओवर दे चुके, तो आई डोंट थिंक यहाँ पे आपको ज्यादा गिरावट देखने मिलेगी। सो यूटीआई एएमसी को खरीदने की सलाह रहती है। और अनिल जी एक छोटा सा अपडेट इंडेक्स पर भी देना चाहूंगा जो फिर से स्टार्ट हुआ है। 2 मिनट पहले एक फ्री ट्रेड हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे 16,195-96 का एक हाई लगाया था। सो आप देखिए निफ्टी के फ्री ट्रेड ने आज का गैप फिल कर दिया। चाहते हो कौन सा अमरीश पुरी का डायलॉग है ना, भाई कहना क्या चाहते हो जय कहना क्या चाहते हो ये बताओ। जी टेक्निकल ग्लिच के कारण ये गैप फिल हो गया। तो जी कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे जब पैटर्न्स फॉर्म होते हैं ऐसा गैप ग्लिच आता है जी, तो जो गैप देखकर जो एक एनालिसिस होता है वो पूरा जी वो बिगड़ जाता है, चार्ट ही खराब हो जाते हैं उसके कारण। सो ऐसे ग्लिचेस आर नॉट गुड। ओके, तो मतलब भाई जो टेक्निकल ग्लिच वाले या गलत ऑर्डर पंच करने वालों, आपको तो एक ऑर्डर पंच करने में ठीक है, आपका तो नुकसान होता ही है फ्री ट्रेड में, पूरे मार्केट की क्यों बैन बजाते हो भाई? करेक्ट, बाद में वो लेवल आ जाते हैं, चिंता की बात वो है। आइए जय को पसंद है यूटीआई। अच्छा, इस बीच थोड़ी हरकत आई है निफ्टी में। निफ्टी में मूवमेंट होना शुरू हुआ है, हालांकि बैंक निफ्टी अब भी वही है, स्टेबल है 32,906 पर 1501 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी में एक्शन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन निफ्टी में एक्शन शुरू हो चुका है। 450 अंक नीचे अब निफ्टी दिखा रहा है, तो निफ्टी में मूवमेंट शुरू हो चुकी है। निफ्टी जस्ट स्टार्ट हुआ है, बैंक निफ्टी में अभी भी वही के वही लेवल। दोनों एक साथ ले आइए निफ्टी और बैंक निफ्टी, जिससे हमारे दर्शकों को अंदाजा लग पाए कि किस तरह से क्या कुछ हो रहा है। अभी भी लोग मुझे मैसेज भेज रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, जो वो बहुत सारे लोग लेट उठते हैं तो उनको पता चलता है कि अभी अभी हुआ है लगता है भाई। तो आराम से देखिए। ओके, ये है आपके लिए 15,808 का लेवल निफ्टी पर, 32,906 पर बैंक निफ्टी स्टेबल। अभी भी बैंक निफ्टी में मूवमेंट आना बाकी है, सिर्फ निफ्टी में आता हुआ दिखेगा आपको। ओके, आइए कुछ और पिक्स ली जाए। और ओके, शॉर्ट टर्म पिक्स लेनी बाकी है हमें। चोपड़ा साहब बताएं आपकी शॉर्ट टर्म पिक EID, पेरी और हिंदुस्तान जिंक के बाद।
अनिल जी, मेरा जो शॉर्ट टर्म पिक है मैं दो बातें कहना चाहता हूं। पहले मैं पिक दे लेता हूं, उसके बाद मैं बोलता हूं। शॉर्ट टर्म पिक है जीएमडीसी। इसमें बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिली है। दूसरी बात यह कि ये भी कमोडिटी से रिलेटेड है, मिनरल्स और मेटल से रिलेटेड है, तो जीएमडीसी बहुत अच्छा परफॉर्म किया गिरते हुए बाजार में भी, और मुझे लगता है यहां से भी थोड़ी तेजी बरकरार रह सकती है। करीब करीब 167 के लेवल पे इसको 180 के लक्ष्य के लिए खरीदा जा सकता है। दूसरी बात अनिल जी, मैं जितना सालों से आपको ट्रैक करता हूं, आप हमेशा इस बात को उठाते हैं कि जब भी मंदी होती है तो ही एनएससी में क्यों समस्याएं आती हैं, ये तेजी में समस्याएं क्यों नहीं आती हैं। तो ये बात भी मुझे लगता है कि आपको एक बार फिर से अपने फोरम पे उठाना चाहिए कि ऐसा बार बार होना भी ठीक नहीं है। इतना बड़ा एक्सचेंज है और दुनिया का सबसे बड़ा एफएनओ ट्रेड होता है यहाँ पर, तो निश्चित रूप से जिन लोगों का नुकसान हो रहा है, वैसे ही मूड माहौल बहुत खराब है, लोगों का नुकसान हो रहा है, और ऐसे में तो कई बार कुछ ट्रेड्स गलत भी हो जाते हैं। तो ये चीज निश्चित रूप से उठानी चाहिए अनिल जी। आपकी बात सही है, और आमतौर पर खराब वक्त ही ये होता है। अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड तो कम से कम ऐसा ही है। तो जब भी मार्केट खराब होता है उस वक्त ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को ज्यादा दिक्कत आती है। इसलिए आज सुबह मैं चोपड़ा साहब कह भी रहा था सारे इन्वेस्टर्स को कि आप जो भी ऑर्डर डालें मार्केट प्राइस करना डालें, लिमिट ऑर्डर डालें, अपनी प्राइस लिख कर डालें। नहीं तो आमतौर पर टेक्नोलॉजी ड्रिवन एप्स पर, वेबसाइट्स पर ट्रेड करने वाले लोगों की आदत होती है कि मार्केट ऑर्डर डालकर ट्रेड करते हैं या खरीदना या बेचना चाहते हैं। तो ये ध्यान में रखें, और वाकई में इस बात को बहुत अच्छे से देखने समझने की बहुत जरूरत है। और इसी पर चोपड़ा साहब जो आप बात कर रहे हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एनमी एसोसिएशन ऑफ एनएससी मेंबर्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के माहेश्वरी साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। माहेश्वरी साहब, स्वागत है, धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आज ब्रोकर्स को, इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को आ रही है ट्रेडिंग को लेकर। सुबह से रेट रिफ्रेश नहीं हो रहे थे, कैश मार्केट के अंदर रेट रिफ्रेश नहीं हो रहे थे, तो वो प्रॉब्लम जो सुबह नोटिस की गई थी वो तो रिजॉल्व हो गई है। अभी रेट रिफ्रेश प्रॉपर हो रहे हैं। जो प्रॉब्लम आ रही है वो इंडेक्स अभी भी रिफ्रेश नहीं हो रहे हैं। ओके, हमने एक्सचेंज से बात की उसको लेके, एक्सचेंज इज वर्किंग ऑन इट, तो मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम जल्दी ही रिजॉल्व हो जाएगी। एज ए प्रिकॉशनरी मेथड जितने भी ब्रोकर्स हैं उन्होंने अपने क्लाइंट्स को कहा है कि जब भी अगर आप ऑर्डर्स प्लेस करो तो आप एक बार डेप्थ चेक कर लीजिए, उसके बाद में ऑर्डर्स प्लेस कीजिए, क्योंकि ऑर्डर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो माहेश्वर साहब आप ये कह रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इंडेक्स लेवल पर अब कैलकुलेशन में आ रही है, स्टॉक्स लेवल पर प्राइसेस अपडेट होना शुरू हो गए, इंडेक्स लेवल पर भी निफ्टी तो अब एक्शन में है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी अपडेट नहीं हो रहा। हाँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्सेस जो है वो अभी अपडेट नहीं हो रहे, बट अदरवाइज जो भी रेट रिफ्रेश बराबर हो रहा है, ऑर्डर्स बराबर जा रहे हैं। ओके, बाकी ऑर्डर्स बराबर जा रहे हैं। कम से कम आपको अगर स्टॉक्स में ट्रेड करना है, चाहे वो कैश के हो चाहे एफएनओ को, वहां समस्या नहीं है, राइट? वहां पे ऑर्डर जरूर जा रहे हैं, बराबर जा रहे हैं। तो इंडेक्स में भी अब निफ्टी वाली समस्या तो दूर हो गई, अब खाली बैंक निफ्टी एक और है। लेकिन जैसा भी हम चोपड़ा साहब से भी बात कर रहे थे, काफी लोग हमें ट्वीट करके कह भी रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जब मार्केट खराब होता है तभी इस तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है। आमतौर पर यह देखा गया कोरिलेशन है, भले इंसिडेंटली हुआ हो लेकिन हो जाता है। उसमें आई एम श्योर आपको, आपके ब्रोकर्स की जो भी आपकी संस्था है, आपके सारे मेंबर्स हैं, उनको दिक्कतें ज्यादा होती होंगी। अगर मार्केट वोलेटाइल है और मार्केट वाइड गैप के साथ में ओपन होता है तो बट नेचुरल है कि बेटी के ब्रोकर्स को डिफिकल्टी आती है। जितने भी आज क्लाइंट्स हैं वो सब ऑनलाइन कनेक्टेड है, और अगर वहां पे एक भी इंडेक्स अगर बराबर नहीं चलता है या फिर रेट रिफ्रेश नहीं होता है तो प्रॉब्लम तो जरूर आती है। पर हाँ, टू अ वेरी बिग एक्सटेंट प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो रही है, क्योंकि ऑपरेटेबिलिटी है। तो कोई भी कारण से अगर मेंबर एनएससी एक्सचेंज में ऑर्डर नहीं प्लेस कर पा रहे हैं तो वो बीएससी में प्लेस कर लें ऑर्डर, और अपना कार्य चलाते रहे। बिल्कुल, ये अच्छी बात माहेश्वरी साहब ने बताई कि अगर आपको कैश मार्केट के स्टॉक्स ट्रेड करने हैं, एफएनओ में तो आपको नेचुरली ज्यादातर ट्रेड्स एनएससी पर ही होते तो वो मुश्किल है, बट बीएससी पर आप अपने कैश के ट्रेड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आज ही आप यहाँ खरीदार आज ही वहां बेचना चाहते हैं तो भी ऐसा करना संभव है, यही इंटरऑपरेबिलिटी है। अच्छा माहेश्वरी साहब, एक और चीज जो वीकेंड पर एक सर्कुलर एनएससी की तरफ से आया भी था कि वो अपनी डिजास्टर रिकवरी साइट से आज और कल सोमवार और मंगलवार को ट्रेड करना चाहते हैं चेन्नई से, क्या उस वजह से दिक्कतें आती दिख रही? कुछ इसके बारे में? ये भी हो सकता है, जो जैसे आपने बताया उसके ऊपर उन्होंने एक्सचेंज में बोला भी है कि ये कि रेट रिफ्लेक्ट स्लो हो सकते हैं, बी लिटिल वी आर वर्किंग फ्रॉम द डिजास्टर रिकवरी साइड,
तो ये एक रीजन जरूर हो सकता है जिसके कारण ये प्रॉब्लम नोटिस की गई है। माहेश्वर साहब, क्या आपको लगता है कि ट्रेडिंग टाइम आज बढ़ाने की जरूरत है, या फिर आज की समस्या इतनी गंभीर नहीं है कि 3:30 बजे तक की अगर अब थोड़ी देर में ठीक हो जाए तो चल जाएगा काम? नहीं, मेरे हिसाब से ट्रेडिंग आवर्स बढ़ाने की दरकार नहीं है। ट्रेडिंग नॉर्मल हो रही है, खाली निफ्टी इंडेक्सेस के अंदर रेट रिफ्रेश की प्रॉब्लम है, वो रिजॉल्व हो जाएगी। मेरे हिसाब से इस चीज को लेकर ट्रेडिंग टाइम बढ़ाने की कोई दरकार नहीं। ठीक बात है, बहुत बहुत धन्यवाद माहेश्वर साहब, आपने समय दिया और हमारे दर्शकों से बातचीत की अपनी एसोसिएशन के बिहाफ पे। एनएससी मेंबर्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ एनएससी मेंबर्स ऑफ इंडिया, यानी कि हिंदुस्तान में जितने एनएससी के मेंबर्स हैं, ब्रोकर्स जो हैं, उनके प्रेसिडेंट है के माहेश्वरी साहब। उन्होंने बताया किस तरह की समस्याएं आ रही है। अच्छी बात यह है कि कैश मार्केट के सारे स्टॉक्स में अब ट्रेड हो रहा है। इंडेक्स लेवल पर भी निफ्टी अब अपडेट होना शुरू हो चुका है और बैंक निफ्टी में जरूर अभी भी अपडेट होना बाकी, लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम इससे समझ सकते हैं कि सुलझा ली गई है। बिल्कुल सर, करेक्ट। सिर्फ वो इंडेक्स की थोड़ी प्रॉब्लम है, अदरवाइज हो रही है। राइट, तो चलिए, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा अपडेट इस वक्त इस ऑर्डर से रिलेटेड दिक्कतों को लेकर। आइए बढ़ते आगे, और चोपड़ा साहब के बाद पालिया साहब है हमारे साथ तैयार बताने के लिए अपनी शॉर्ट टर्म पिक। बताएं राजेश जी। तो कोइंसिडेंटली अनिल जी, मेरी शॉर्ट टर्म पिक भी जीएमडीसी ही है, जो चोपड़ा साहब ने दी है। तो सेम स्टॉक पे मेरा फोकस है शॉर्ट टर्म के हिसाब से, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म में वो स्टॉक को ही हम यहाँ रिकमेंड कर सकते हैं जो स्टॉक नियर टर्म सेटअप के हिसाब से भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और आज के इतने बड़े फॉल में भी ये स्टॉक 2.5% तेजी के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से अगर इसके डेली, वीकली, मंथली अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम देखें तो स्टॉक एक सस्टेन्ड बुलिश अप ट्रेंड को यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी अच्छा करते हुए दिखेगा। 165, 166 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 166 से लेके 162 ये बाइंग रेंज सजेस्ट करेंगे, 152 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे, और अपसाइड के टारगेट हमें लगता है शॉर्ट टर्म में जो आ सकते हैं वो 185, 190 तक के इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो जीएमडीसी बाय करने की सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म पिक में। ओके, तो ये है आपके लिए। अरे आपको भी जीएमडीसी पसंद है, चोपड़ा साहब को भी पसंद है, हिमांशु जी भी सुबह हिमांशु मीटिंग होती है वीकेंड पे आप लोगों की? हाँ पालिया साहब। नहीं अनिल जी, देखिए मार्केट ओपन होने के बाद इस तरीके के मार्केट में तो वीकेंड पे अगर कोई स्टॉक आइडेंटिफाई भी करेंगे तो पता नहीं कि कहाँ खुलने वाला है वो डाउन में। तो मार्केट खुलने के बाद ही ये स्टॉक पे स्ट्रेंथ दिख रही थी और वो कंटिन्यूटी दिख रही है, इसलिए ये स्टॉक तो करा करो ना, अभी मीटिंग नहीं होती तो मीटिंग हुए वगैरह अगर स्टॉक मिल रहे हैं तो मीटिंग कर लिया करो। या तो स्टॉक ज्यादा अच्छे सबके एक साथ निकल के आएंगे या फिर डिफरेंट आएंगे, मिला करो। पालिया जी थोड़ा समय निकालो। देखो हिमांशु जी भी अच्छे आदमी है, चोपड़ा साहब भी बहुत अच्छे आदमी है। कुछ नहीं तो आजकल तो वर्चुअल मीटिंग का जमाना है, जूम पे कर लो, एमएस टीम से कर लो, है ना। चलिए, तो ये राय आपके लिए आते हुई हिमांशु जी की तरफ से जीएमडीसी खरीदने की। चोपड़ा साहब को भी जीएमडीसी पसंद है और आज जीएमडीसी खरीदने की राय हमें पिक ऑफ द डे के तौर पर हिमांशु जी ने भी दी थी। तभी हिमांशु जी, अब आपको पता चला, मैं सुबह आपको बोल रहा था क्यों 150 आएगा, ये लो आया 150, बढ़िया ना आपका पिक। जी जी जी, और प्रथा के हिसाब से जी मेरा धन्यवाद है सर, दोनों चोपड़ा साहब को भी और हमारे राजेश जी को भी। हाँ, ये तो हमारी भारतीय संस्कृति है। कोई आपके लिए अच्छा काम करे, अच्छा सोचे, करे ना करे, सोचे। आजकल तो कोई सोचता भी नहीं किसी के बारे में, बच्चा सोचे तो ही बड़ी बात है। तो उसी के लिए धन्यवाद दे देना जरूरी होता है। आइए बढ़ते आगे। कच्चे तेल में जो उछाल है और जो उबाल है उसका क्या असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, उस पर भी हम आपको डिटेल में रिसर्च रखेंगे और आपके सामने बताएंगे। आशीष हमारे साथ तैयार है बताने के लिए। आशीष, जरा कैलकुलेशन बताओ। लोग ये डर रहे हैं कि जैसे कच्चा तेल बढ़ता जाता है, $1 बढ़ता है, $10 बढ़ता है, तो किस तरह का इंपैक्ट आता है, जरा ये बताइए। सर, इंपैक्ट होता है, नुकसान होता है, लेकिन एक चीज पहले मैं आपको बता देता हूं कि काफी सारी रिपोर्ट्स में मैंने पढ़ा कि अगर आपको कच्चा तेल जो है $100 से ऊपर पूरे 1 साल तक रहेगा तब है ना कोई सब्सटैंशियल डैमेज होता है। 3 महीने रहता है तो नुकसान होता है, लेकिन अगर आप देखें कि यहां से थोड़ा सा कम आ जाए तो स्थिति जो है मैनेजेबल भी देखने को मिलेगी। अभी क्यों इतना इंपैक्टफुल है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि देखिए कच्चा तेल जो है, भारत जो है कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। करीब 53.5 लाख बैरल्स प्रति डे की जो खपत है हमारी, पहले नंबर पे यूएस आता है, उसके बाद चाइना आता है, तीसरे नंबर पर भारत है। और भारत अपनी जरूरत का जो है 85% कच्चा तेल जो है इंपोर्ट करता है। तो कीमतें बढ़ रही हैं तो सीधा नुकसान जो है आपको यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन इसको जो है हमारी टीम ने क्वांटिफाई कर दिया कि कितना नुकसान आपको किस बेसिस पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले समझे कि कीमतें अगर जो है कच्चे तेल की $10 बढ़ती हैं तो आपको महंगाई दर, जो कि अभी फिलहाल बहुत बड़ी चिंता है पूरी दुनिया भर में, वहां पर आपको 49 बेसिस पॉइंट की जो है बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। फिस्कल डेफिसिट में करीब
43 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा देखने को मिलेगा और करंट अकाउंट डेफिसिट भी अगर आप देखें तो $1250 करोड़ डॉलर के आसपास की जो है बढ़त यहां पर देखने को मिलती है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो नुकसान जो है काफी सब्सटैंशियल देखने को मिलता है और माना ऐसा भी जा रहा है कि आरबीआई अगर सीधे तौर पर दखल देते हैं, क्योंकि रुपये भी अगर आपको देखें तो फिलहाल आपको लाइफ लॉस पर नजर आ रहा है, तो वहां पर भी अगर दखल देती है और रुपए में 5% की रिकवरी भी आती है तो भी महंगाई दर पे सिर्फ 20 बेसिस पॉइंट का असर देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जानकार यही मान रहे हैं कि मीनिंगफुल इंपैक्ट आपको तभी देखने को मिलेगा जब लंबे समय तक जो कच्चा तेल है वो $100 के ऊपर बना रहे। अगर कीमतें $80 या $90 के पास फिर से आ जाती हैं तो सिचुएशन जो है मैनेजेबल रहेगी। ओके, तो ये है आपके लिए कच्चे तेल के भाव बढ़ने का असर, इकोनॉमी खराब करने वाला मामला है, है ना। महंगाई पे जो फर्क पड़ता है ना, गंदा फर्क पड़ता है। आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ निवेश का फंडा इस खास सीरीज में शामिल हो रहे हैं व्हाइट ऑक कैपिटल के सीईओ आशीष सोमैया साहब। आशीष सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर समय देने के लिए सबसे पहले तो। और देखिए हालत बड़ी खराब है, थोड़ी सांत्वना दीजिए, हमारे को भरोसा दिलाइए, हिम्मत दिलाइए, जोश दिलाइए, जो मतलब आप दे सकते हो वो दीजिए सर। एक्चुअली जैसा मैं पहले भी कमेंट सुन रहा था आपके कलीग की तेल के दाम पर और उसके इम्पैक्ट के ऊपर जी, तो बात तो क्लियरली यही समझ में आती है कि इसमें ऑब्वियसली अभी एक शॉर्ट टर्म स्पाइक है, लेकिन दो तीन चीजों को ध्यान में हमको रखना चाहिए कि अगर ये सस्टेनेबली ऊपर रहता है तो उसका क्या असर है। पास में भी हमने $100 के ऊपर तेल देखा है, एज रिसेंटली एज 2018 के एंड में हमने $90 तेल देखा था। तो पास में भी हमने इस तरीके के स्पाइक्स देखे हैं, लेकिन जब भी तेल में इस तरह के दाम के स्पाइक आते हैं उसके बाद अगर आप देखें तो एक काफी लंबे अरसे तक आपको $60-70 इस तरीके का दाम देखने को मिलता है। और इनफैक्ट अगर लंबे अरसे तक अगर तेल का दाम ऊपर रहता है तो जैसा पहले भी आपने बताया कि आर्थिक व्यवस्था पर इसका असर पड़ता है, और अगर आर्थिक व्यवस्था पर अगर मामूली सा भी असर पड़े तो अल्टीमेटली क्या है कि सारे के सारे जो कमोडिटी प्राइसेस और ऑयल प्राइसेस हैं इसमें एक तरीके से काफी करेक्शन और गिरावट भी आती है। तीसरी चीज मैं ये कहूंगा कि काफी हद तक एक तरीके से आप देखिए ऑयल वगैरह है, ये भी सारी कमोडिटीज जो है ये भी ट्रेडेड कमोडिटीज है। तो सप्लाई कंस्ट्रेंट, एक टेम्पररी सप्लाई कंस्ट्रेंट आना या एक टेम्पररी सप्लाई कंस्ट्रेंट के भी किसी तरीके के फियर्स आने, ये डिमांड से बहुत ही अलग चीज है। देखिए अभी एक टेम्पररी सप्लाई कंस्ट्रेंट है या किसी एक स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है जिसकी वजह से सडनली जो ट्रेडेड वैल्यू है तेल की वो अगर बहुत बढ़ जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उतनी एक्चुअली डिमांड बढ़ी है। अगर आप दुनिया भर का तेल का प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों को देखें तो $75 to $85 इस तरीके, मतलब इसमें इक्विलिब्रियम तो कोई होता नहीं है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि फेयर वैल्यू वो 75, 80, 85 इस तरीके की आती है अभी का कंजम्पशन और प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए। तो सडनली अगर आपको 120, 125 इस तरीके का दिख रहा है तो एक टेम्पररी कंस्ट्रेंट या ट्रेडिंग एक्टिविटी की वजह से दिख रहा है या फाइनेंशियल स्पेकुलेशन की वजह से भी ये हो सकता है। तो कहने की बात यह है कि होपफुली ट्रांजिटरी है पूरा का, ये जो पूरा वॉर की वजह से जो डिसरप्शन है ये कितना लंबा चलता है फोरकास्ट करना मुश्किल है, लेकिन खास बात यह है कि ट्रांजिटरी है। और दूसरी बात, अगर इस तरीके का माहौल रहा तो अल्टीमेटली इट विल बी फॉलोड, इसके बाद आपको कमोडिटी प्राइसेस और तेल के प्राइसेस में सिग्निफिकेंट करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। और एक लास्ट चीज मैं आपके दर्शकों को ध्यान के लिए रखूंगा कि इसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन है। या तो हम ये सोचते हैं कि देखिए तेल का दाम इस लेवल पे केवल फाइनेंशियल स्पेकुलेशन के बलबूते पर ज्यादा देर तक रह नहीं सकता है, तो तेल का दाम ज्यादा कैसे बढ़ेगा अगर डिमांड बहुत बढ़ती है लेकिन सप्लाई नहीं है। डिमांड कब बढ़ेगी? जब आर्थिक व्यवस्था में बहुत तेजी होगी। लेकिन अगर तेल और कमोडिटी के दाम इस तरीके के रहेंगे तो आर्थिक व्यवस्था में तेजी हो नहीं सकती और अल्टीमेटली तेल और कमोडिटी के दाम नीचे आएंगे। तो आप किसी भी एंगल से इसको देखें तो ज्यादा लंबे अरसे, मतलब अगर आपको ऐसा बता रहा कि अभी अगले साल 2 साल तक तेल का दाम ऐसा ही रहेगा तो वो दैट इज नॉट पॉसिबल। अल्टीमेटली ये एक तरीके का ट्रांजिटरी फेज है और आगे जाकर के थोड़े हफ्तों या थोड़े दिनों में हमको इसमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक बात है। ये अच्छी बात है कि कच्चे तेल के दाम ऊंचे हैं, उस तरह से नहीं रहते हैं जैसा आप सोचे, जैसे कि -$35 भी ज्यादा दिन नहीं रहते। हाँ, उतना जल्दी भी रिवर्स नहीं होते,
नीचे से ऊपर से नीचे आने में टाइम लगता है, नीचे से ऊपर आने में टाइम कम लगता है, ये हाल है इस वक्त। लेकिन आइए इस बीच एक एनएससी की तरफ से स्टेटमेंट आया है, वो हम आपको बता दें, हमारे दर्शकों को बता दें कि एनएससी का ये कहना है कि सारे कैश मार्केट के स्टॉक्स जो है और जो फ्यूचर्स के स्टॉक्स हैं उनके भाव बराबर ट्रेड हो रहे हैं, बराबर काम कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं। जो हम भी बता रहे थे आपको कि कैश मार्केट के स्टॉक्स एकदम परफेक्ट ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो और फ्यूचर्स के स्टॉक भी ट्रेड कर रहे हैं, वहां पर भाव बराबर हो रहे हैं। सिर्फ इंडेक्स में दिक्कत आ रही है और इंडेक्स में भी काफी हद तक निफ्टी की दिक्कत अब सुलझा ली गई है। बैंक निफ्टी में अभी भी थोड़ी सी दिक्कत है और उस पर एनएससी काम कर रहा है, शायद आपके लिए जल्दी से उस पर अपडेट आता हुआ नजर आएगा। ये आपके लिए अपडेट इस वक्त आते हुए एनएससी की तरफ से, भाव अपडेट नहीं होने की समस्या पर एनएससी की तरफ से काम जारी है, जल्दी इसे ठीक कर लिया जाएगा। दिक्कतों को दूर करने का प्रयास इस वक्त एनएससी की तरफ से होता दिख रहा है। और अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, इंडेक्स में भी फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो समस्या नहीं है। सिर्फ अगर आप स्पोर्ट लेवल का इंडेक्स देखकर फ्यूचर्स में वो आर्बिट्राज या इस तरह का ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सावधानी रखनी होगी जब तक कि ये स्टेबल ना हो जाए। अच्छा, तो अब एक तो बात ये हुई कच्चे तेल के दामों को लेकर। दूसरी तरफ अब ये है कि आशीष सर, जो प्रॉब्लम खत्म होने का नाम नहीं ले रही, अब इन्वेस्टर्स का पेशेंस भी टूट रहा है। पहले लगा कि हल्का फुल्का करेक्शन होगा, ठीक है निकल जाएगा, 5-10% तो रनिंग कभी भी आता है। अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बड़ी भारी मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। 2008 से 2000 से अलग अलग साल 2020 से लोग कंपेयर करना शुरू कर रहे हैं और फिर इन्वेस्टर सोचते हैं कि चलो छोड़ो निकलते हैं, बाद में वापस देखेंगे घुसेंगे। क्या करना चाहिए एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जिनका पैसा लगा हुआ है? अनिल सर देखिए, लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि अगर पास्ट का ही एग्जांपल लेना है, जैसे आपने 2008 का एग्जांपल दिया और 2020 का भी एग्जांपल दिया, तो इसमें से सीखने को ये भी मिलता है कि जब मार्केट में जो गिरावट है, देखिए हमारे ऊपर यहाँ इस चीज का असर क्या है, तेल के दाम को लेकर के असर है। जैसे पहले आपके कलीग ने बताया कि वी आर थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर, थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑयल, तो ऑयल का एक इम्पैक्ट है। उसके अलावा डायरेक्ट इम्पैक्ट, हम यूरोप में नहीं है, हम किसी एक तरफ से नहीं है, तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं है। दूसरा, ये जो कंट्रीज हैं, ऐसा भी नहीं कि हमारा इनके ऊपर बहुत बड़ा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का डिपेंडेंस है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे मार्केट में जो भारी गिरावट है, ये ग्लोबली एक तरीके से आप देखिए इक्विटी में रिस्क ऑफ इस तरीके का माहौल चल रहा है। ग्लोबली सब लोग इक्विटी में अपना समझिए कि पोजीशन एक तरीके से कम कर रहे हैं और ये 3-6 महीने से हो रहा है। पहले चाइना के टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को लेकर के, फिर यूएस के इंटरेस्ट रेट और यूएस के टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को लेकर के, और अब जाकर के ये हम लोग रशिया और यूक्रेन का सिचुएशन देख रहे हैं। तो पास्ट एग्जाम्पल्स अगर लेते हैं तो पास्ट एग्जाम्पल से तो ये भी सीखने को मिलता है कि जब भी मार्केट में एक बड़ी गिरावट आती है जो लोकल कारणों की वजह से नहीं आई है लेकिन ग्लोबली एक रिस्क ऑफ की वजह से आई है, तब आप देखिए कि तेल की वजह से हमारी इकोनॉमी पे कितना असर पड़ेगा। और अर्निंग्स, फर्ज कीजिए कि अर्निंग्स में अगर निफ्टी की ईपीएस में फर्ज कीजिए कि 5% का कट आ जाता है, एग्जाम्पल में ऐसे मोटा मोटी बोल रहा हूँ, फर्ज कीजिए कि निफ्टी ईपीएस 5% भी कटा जाता है, तभी भी हमारा मार्केट चीप हो गया है कंपेयर टू 6 महीने पहले जो मार्केट का लेवल होता था। तो देयर इज अ लिमिट कि हाउ मच द मार्केट कैन गेट चीपर, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारे ऊपर तेल के अलावा कोई डायरेक्ट इंपैक्ट इसका है नहीं। तो अगर आप 2008 भी देखिए, लेमन क्राइसिस हुआ, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, हमारा मार्केट भी गिरा, लेकिन उसका हमारे पे टेम्पररी इंपैक्ट था, डायरेक्ट इंपैक्ट कोई ज्यादा हुआ नहीं उसका। सेम आप देखिए कोविड में भी हमारे यहाँ पे 1000 केस भी नहीं थे, लेकिन उसके पहले ही हमारा मार्केट 40% डाउन हो गया। ये भी एक ग्लोबल रिस्क ऑफ की वजह से हुआ, यूरोप और यूएस में इन्फेक्शन फैल रहा था इसलिए। तो ऐसा देखा गया कि जब भी हमारे मार्केट में भारी गिरावट आती है इंटरनेशनल रीजन की वजह से और एफपीआई सेलिंग की वजह से खास करके, वो तो क्या है कि वन द डस्ट सेटल्स, जब हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे तो काफी तेजी से एक्चुअली डायरेक्शन चेंज भी हो सकता है। तो निवेशकों के लिए यही है कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उनको कुछ नहीं करना चाहिए एक्चुअली। देखिए एक एक्शन बायस होता है कि भाई कुछ तो करें, कुछ ले लें, कुछ बेच दें। एक्चुअली कुछ भी टेम्पटेशन को साइड पे रख के कुछ नहीं करना चाहिए। एग्जिस्टिंग जो निवेशक हैं उनको अपने पोर्टफोलियोज के साथ लगे रहना चाहिए और जो इंक्रीमेंटल है उन लोगों को भी कोई एग्रेसिव कॉल नहीं लेना चाहिए, धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चाहिए अगले 2 महीनों में। सो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए यही है कि शायद डिफिकल्ट रहे ये, लेकिन कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक बात है, बेहतर है आप कुछ भी ना करें, शांति से बैठें, जो आपका पोर्टफोलियो उसे संभालें। नया पैसा डालना है ऐसे लोग कम है, पैसा है तो भी वो हिम्मत और जिगर भी होना चाहिए। फिर भी कुछ लोग आप जैसे बड़े एक्सपीरियंस लोगों को सुनकर आपकी सलाह पर पैसा डालने की हिम्मत करते हैं, जुटाते हैं। उन्हें कैसे पैसा लगाना है और कहां लगाना है ये बताइए सर। जैसे सेक्टर्स का मेरा ख्याल आप सेक्टर्स की तरफ से बोल रहे हैं तो और दूसरा फंड्स के हिसाब से भी किस तरह के फंड्स लगाएं,
भाई डेट इक्विटी होना चाहिए, और इक्विटी में तो लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, ऐसा जो भी आपकी स्ट्रेटजी आपको लगेगी ये तरीका ठीक है। और अगर किसी को सीधे ही शेयर खरीदना, कौन से सेक्टर्स अच्छे हो सकते हैं वो भी बताएं सर। सो एक्चुअली जो मैं बोल रहा था कि स्टैगर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, आमतौर पर हम लोगों को बोलते हैं कि 2 रिजल्ट सीजन निकल जाए, काफी इवेंट्स निकल जाए, तो 6 महीने के लिए स्टैगर करना चाहिए, इस तरीके के आमतौर पर एडवाइस देते हैं। लेकिन अभी का जो माहौल है, मुझे ऐसा लगता है कि 1 से 2 महीने में 4 to 8 वीक्स उतना ही स्टैगरिंग करना चाहिए। अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, सिस्टमैटिक ट्रांसफर अगर करते हैं, तो अगले महीने 2 महीने में स्टैगर करके इन्वेस्टमेंट पूरा करना चाहिए। ज्यादा लंबे अरसे तक उसको खींचना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि फंड्स हमेशा से, जैसे हम बोलते हैं फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप जो फंड्स होते हैं, डाइवर्सिफाइड और सारे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स। और अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, सेक्टर्स की अगर बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फाइनेंशियल्स हैं, बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, काफी सारी कैपिटल मार्केट एंटिटीज हैं, इसमें ये जो ग्लोबल सेलिंग है इसकी वजह से काफी भारी गिरावट आई है। और सामने जो इनके फंडामेंटल्स हैं वो पिछले 9 से 12 महीने में कंसिस्टेंटली इंप्रूव हुए। तो अगर एक सेक्टर की बात करते हैं, तो जो बड़े फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं और कैपिटल मार्केट कंपनीज हैं, ये मुझे लगता है कि प्रेफरेबल रहेगा। ये है वो सारे स्टॉक्स जहां पर आपको, सारे सेक्टर्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये मानना है आशीष का। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, हमारे दर्शकों को हौसला देने के लिए और बताने के लिए कि चिंता न करें, ये पैसा लगाने का वक्त है। दीप एक और इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है, और ये कि एकदम सही लेवल से निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। 16,675, 16,750 जो रेंज दी थी, एग्जैक्टली 16,741 का लो बनाकर वहां से पहली बार अब ऊपर आए 15 सर। सॉरी पॉइंट टेकन। मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि मेरी आदत पड़ जाए 15,000, उससे पहले वापस 16 वाली रेंज में आ जाए तो ठीक है, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को एडजस्ट करके 17 से 16 में लाया हूं। अब 16 से 15 में लाना नहीं चाहता ज्यादा, बट हल्की रिकवरी के पहले संकेत आते दिख रहे हैं। ऐसे में एक बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी, रिलायंस में मुझे वीकनेस दिखाई देता है। 2200 226263 का करंट भाव है, यहाँ पर एक बेचे 20 रुपए की रिस्क होगी। 2284 का स्टॉप लॉस होगा। ऑन द डाउन साइड 2210 2200 तक के टारगेट आने चाहिए 1 से 2 दिनों में। तो ऊपर में बाउंस बैक पे रिलायंस बेच के चले, ये मार्केट को ऊपर जाने के लिए रोक सकता है, ये मेरा मानना है। रिलायंस पर बिकवाली की राय, दिग्गज गिरने के लिए है तैयार, 2200 तक के लेवल्स आ सकते हैं। आइए हिमांशु जी से लेते हैं उनकी 10 की कमाई। हिमांशु जी बताएं सर। दीपांशु जी, मेरे पास एक 10 की कमाई भी है और एक बीटीएसटी भी है। पहले 10 की कमाई के तौर पर जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है मैथन एलॉयज। देखिए बहुत ही शानदार यहाँ पर एक कंसोलिडेशन स्टॉक में बना हुआ है। बाजार की गिरावट में इस स्टॉक में बिल्कुल भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। स्टॉक हायर हाइज के पास बना हुआ है और बहुत ही शानदार यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन चार्ट पर विजिबल है। मुझे लगता है मैथन एलॉयज में करंट लेवल्स पे खरीदारी करके चले। यहाँ पर 1050 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस अगर चाहें तो मेंटेन कर सकते हैं। और पोजिशनल तौर पर मुझे लगता है यहाँ पर दीपांशु 1500 रुपए तक के टारगेट्स बहुत जल्दी आते हुए नजर आ सकते हैं। तो मैथन एलॉयज मेरी तरफ से होगा एक 10 की कमाई का आइडिया। ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त 10 की कमाई के तौर पर स्टॉक जो पसंद है, मैथन एलॉयज। बीटीएसटी कॉल भी है आपके पास? जी अनिल जी, दो जल्दी, समय खत्म हो रहा है, कल लेके जाओगे घर पे आप? बताओ बिल्कुल बीटीएसटी। अनिल जी बिना बिल्कुल ये ना, ये आजादी आप मत लो हिमांशु जी, बिना बिगुल के कॉल लेने की आजादी सिर्फ हमको है। हमारी मर्जी होगी तो हम बताएंगे कि बिना बिगुल के, आपको तो बिगुल के बाद ही देना है। बताइए सर। तो अनिल जी खरीदना है गेल का फ्यूचर 156 रुपए के आसपास अनिल जी करंट लेवल्स है और मुझे लगता है कि गेल में एक बड़ा ब्रेकआउट बहुत जल्द आते हुए नजर आ सकता है। अनिल जी स्टॉक जो है फ्यूचर्स वो डिस्काउंट पर है, कैश में 160 रुपए के आसपास काम हो रहा है। मुझे लगता है कि फ्यूचर्स में यहाँ पे खरीदारी करें। 162 रुपए का पहला टारगेट है, उसके बाद 166 168 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। 152 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ गेल के फ्यूचर्स में खरीदारी करके चले। अनिल जी कैश चार्ट्स में अगर जो स्पॉट के मैं चार्ट देखता हूं तो वहां पर रिलेटिव स्ट्रेंथ में जिस तरह की ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है वो काफी एक इंपॉर्टेंट लीडिंग इंडिकेटर है, जो कि एक अर्ली साइंस देता है कि स्टॉक एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। और जिस हिसाब से स्टॉक बिल्कुल ऑल टाइम हाइज के आसपास बना है, मुझे लगता है अनिल जी जैसे ही स्पॉट में 162 164 के ऊपर स्टॉक टिकेगा, एक बड़ा ब्रेकआउट यहां पर आता हुआ नजर आ सकता है। तो गेल में खरीदारी की सलाह है। ओके, गेल में खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है आपके लिए।
यहां पर तेजी करके चल सकते हैं आप। 152 का लगाइएगा स्टॉप लॉस और टारगेट 162, 166 और 168 के आपके लिए। इस बीच जो खबरें आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है वो रूस की तरफ से आती हुई दिख रही है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाले से वहां की मीडिया की आ रही है। अब वहां के मीडिया पे आपको कितना भरोसा करना है वो आप डिसाइड करें। करेक्ट। हाँ, मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन वहां के मीडिया के हवाले से ये रूसी मीडिया की खबरें, न कि यूक्रेन और बाकी दूसरे इंडिपेंडेंट मीडिया की तरफ से, सिर्फ रूसी मीडिया की तरफ से आ रही है। और वो भी हमने इसलिए ढूंढा क्योंकि मार्केट नीचे से रिकवर हुआ, तो हमने सोचा कि क्या वजह है जिसकी वजह से रिकवर हुआ। तो वजह ये समझ में आई है, ये पकड़ में आई कि मार्केट की रिकवरी की वजह ये है कि थोड़ी सी खबरें इस तरह से आ रही कि कुछ शहर ऐसे हैं यूक्रेन के जहां पर रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही कि हम वहां पर युद्ध विराम करने जा रहे हैं। अब देख रहे हैं युद्ध विराम के बाद शुक्रवार को भी की थी इन्होंने, वही, और उन्हीं शहरों पर है जो शुक्रवार शनिवार के जहां से वो लोगों को निकालने के लिए रास्ता देना चाहते हैं। ह्यूमैनिटेरियन टर्म्स पर वो कॉरिडोर बनाने के लिए, सेफ कॉरिडोर, ताकि नागरिकों को निकाला जा सके। तो ये खबर है थोड़ी सी जो आती हुई दिख रही है इस वक्त, तो इन पर आप फोकस रखिएगा। ये बड़ी खबर है तो हमने कहा एक बार आपको बता दी जाए, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक्शन होता हुआ दिखा है। लेकिन ध्यान रहे, खबर ये रूस के मीडिया की तरफ से है, कहीं कोई अंतर्राष्ट्रीय इंडिपेंडेंट मीडिया की तरफ से नहीं है, उनकी तरफ से ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए बढ़ते आगे और अब विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, हिमांशु जी, जैन साहब, जय ठक्कर साहब और पालिया साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए इस मुश्किल भरे माहौल में। और हाँ, वैसे तो रुक गया है, थोड़ा थम गया है मार्केट, ऊपर आने की कोशिश भी करा, अगर ज्यादा गिरा तो फिर हमारी हेल्पलाइन खुल जाएगी और हेल्पलाइन में फिर आप सब लोग आप एकदम हाई अलर्ट पर हैं। जैसे होता है ना, वो पूरी सेना को अलर्ट पर रखा जाता है, आप हमारी सेना है, तो आप सब लोग हाई अलर्ट पर रहें। कभी भी आपकी सेवाओं की जरूरत किसी वक्त पड़ सकती है। उम्मीद करें कि ना पड़े तो बेहतर है, पड़े तो आपको तुरंत कनेक्ट किया जाएगा ताकि हमारे दर्शकों के आप ऑनलाइन राइट टाइम, रियल टाइम बेसिस पर हर वक्त मदद कर सके। तो चिंता न करें, अगर ऐसी जरूरत आई तो मैं, दीप, हमारे सारे एक्सपर्ट्स आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे। वैसे तो मैं भी नहीं जा रहा, मैं हूं आपके साथ। ये भी छोटा सा ब्रेक भले ले लेंगे, ब्रेक के उस पार एक इंटरव्यू हमें करना है क्यूमेंस इंडिया का, बहुत ही बेहतरीन दमदार कंपनी है। एक्चुअली आज मार्केट का एक्शन काफी कुछ था तो हम 10:40 के आसपास करना चाहते थे, रह गया, तो मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद हम क्यूमेंस इंडिया के टॉप मैनेजमेंट से बात भी करेंगे। तब तक आप सबसे विदा भी लेंगे और इस शो का समापन यही कर रहे हैं, तो शो का समापन हमेशा देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे। आइए, जय हिंद।